नमस्कार दोस्तों। आज कंटिन्यू करते हैं 20 अगस्त 2018 की फर्स्ट शिफ्ट के साइंस के क्वेश्चंस के साथ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनवॉल्यूटरी एक्शंस इन ह्यूमन बीइंग सच एज ब्लड प्रेशर, सेल्वेशन, वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाई। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार, उल्टी को कौन नियंत्रित करता है? तो इनको नियंत्रित करता है मेडुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉल्यूटरी एक्शंस जैसे कि ब्लड प्रेशर, सेल्वेशन, वोमिटिंग कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन हिंड ब्रेन। और बाकी अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के लिए भी उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो नोन एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के लिए लाफिंग गैस किसको बोला जाता है? N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन साल्ट NaCl, कॉमन साल्ट को NaCl भी बोलते हैं, इज मेड ऑफ। ये किससे बनता है? ये बनता है HCl प्लस NaOH। अब ये क्या है? HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर के क्या बनेगा? कॉमन साल्ट या NaCl। तो ऐसा दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में, ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड राइज टू ए हाइट ऑफ 80 मीटर। एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है तो ये 80 मीटर की हाइट तक पहुंच जाती है। एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और वापस फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर नीचे आ जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकेंड ऑफ मोशन विल बी। जब इसको फेंकने के बाद 7 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसमें गति के समीकरण लगा करके फिर आंसर निकालेंगे। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। जब ये इक्वेशन लगाएंगे तो इसमें v तो क्या हो जाएगा? जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के ये रुक जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। तो v हो जाएगा जीरो, और इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते हैं। और यहाँ पर माइनस साइन यूज किया क्योंकि इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर माइनस साइन यूज किया। प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है ग्रेविटी के कारण? 10। ये यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। प्लस मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट कितना है? 80। टोटल हाइट तक ये कितनी हाइट तक पहुँचता है? 80। तो एस की जगह रख देंगे 80। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब उसको 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इनिशियली फेंका गया था। अब हम दूसरी गति की समीकरण लगाते हैं। S इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT²। इससे क्या आएगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट S की वैल्यू। इसमें हमारे पास u की वैल्यू आ गई 40, तो यहाँ पर रखेंगे 40 मल्टीप्लाई t। टाइम क्या रखेंगे? 7। 7 सेकंड के बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो t की वैल्यू रखेंगे 7। और यहाँ पर भी साइन क्या यूज करेंगे? माइनस, क्योंकि डायरेक्शन तो है उसके मूवमेंट की ऊपर की तरफ और एक्सलेशन है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर साइन यूज किया माइनस 1/2। एक्सलेशन g की वैल्यू 10 है, और यहाँ पर t² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 35। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम्ब, क्यू की वैल्यू दे रखी है हमें 2, का आवेश 1 सेकेंड में, टी की वैल्यू दे रखी है 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें करंट क्या होगा? तो देखो, करंट का फॉर्मूला होता है आवेश डिवाइड बाई टाइम, Q डिवाइड बाई टी। क्यू की वैल्यू 2 दे दी, टी की वैल्यू 1 है, डिवाइड करके आंसर कितना आएगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स। परफ्यूम और जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, इत्र बनाने के लिए और स्वाद के एजेंट बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो इनके लिए यूज किया जाता है एस्टर का। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एस्टर का यूज परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में किया जाता है। ये जब आप साबुन के बारे में एस्ट्रीफिकेशन रिएक्शंस ये सब पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि एस्टर का यूज परफ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ एन एटॉमिक नंबर ऑफ, कौन सा एटॉमिक नंबर है जो विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड, जो कि एक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। तो देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड्स पीरियोडिक टेबल में, नॉन मेटल ऑक्साइड्स तो क्या बनाते हैं? एसिड्स बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाते हैं? बेस। मेटल ऑक्साइड बेस बनाते हैं। तो ये हमें पूछ रहा है कि बेसिक ऑक्साइड होना चाहिए, मतलब मेटल ऑक्साइड होगा कोई, मतलब मेटल होना चाहिए इन इन चारों ऑप्शन में से। तो 20 तो एटॉमिक नंबर किसका होता है? कैल्शियम। 7 के लिए होता है नाइट्रोजन, 6 के लिए होता है कार्बन, और 17 के लिए होता है क्लोरीन। अब इनमें से मेटल कौन सा है? मेटल सिर्फ एक ही है, कैल्शियम। फर्स्ट ऑप्शन। तो कैल्शियम बनाएगा हमारा बेसिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड। स्पेरिकल मिरर का गोलाकार दर्पण का जो परावर्तक सतह है का व्यास है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपेरचर। अपेरचर क्या होता है, जैसे ये एक सरफेस है और एक मिरर का टुकड़ा है, अब इसमें जो ये वाली डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम अपेरचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर आर। फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं जो रिप्रोडक्टिव होते हैं, तो इसके लिए होते हैं स्टामिन्स एंड कार्पेल्स। स्टामिन्स पुंकेसर और कार्पेल्स। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, जिसमें वो फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पूछता है अलग अलग तरीके से। तो इसमें एक तो स्टामिन्स और एक कार्पेल। स्टामिन एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है, और कार्पेल स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर के बना होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 10th एलिमेंट इन द न्यूलैंड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रिसेंबल्स द। न्यूलैंड के आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है। तो इसके लिए न्यूलैंड की जो पीरियोडिक टेबल है वो देखते हैं। तो इसमें 10वां एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां एलिमेंट है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज किसके जैसी होगी, बेरिलियम, कैल्शियम, जिंक, इन सब के जैसी होगी। तो ये किसके जैसी प्रॉपर्टी होगी, जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड नंबर पे, उसके जैसी प्रॉपर्टीज होगी 10वें एलिमेंट की। अब क्वेश्चन देखते हैं वापस से। तो जो 10वां एलिमेंट है उस 10वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसके जैसी होगी, थर्ड एलिमेंट की जैसी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस इज़ नॉट ए यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। इनमें से कॉनकेव मिरर का कौन सा यूज़ नहीं है। तो देखो रियर व्यू जो मिरर्स होते हैं गाड़ियों में यूज़ करते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है रियर व्यू के लिए। तो यहाँ पर ये यूज नहीं होगा कॉनकेव मिरर का, बाकी तीनों यूज जो है वो कॉनकेव मिरर के हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिक सामग्री के वाहक है आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। हेरिडेटरी मटेरियल को कौन कैरी करता है, तो ये करता है जीन्स, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्रेस्ड स्प्रिंग पोजेज मोर एनर्जी देन ए स्प्रिंग ऑफ नॉर्मल लेंथ बिकॉज द कंप्रेस्ड स्प्रिंग हैज। जब एक स्प्रिंग को हम दबा देते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है किसके कंपैरिजन में, जब वो स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में है। तो दबाने के बाद उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाएगी, उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/2 kx² के बराबर। जितनी ज़्यादा x होगी उतनी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। x का मतलब है कि उसको कितना डिस्प्लेसमेंट में कितना डिस्टेंस तक दबा दिया गया है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज ए टोटल ऑफ 3 सेल्स विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट। यानी कि कौन से एलिमेंट है जिसमें 3 तो सेल्स होते हैं और लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये तो है पहला सेल, ये है दूसरा सेल और ये तीसरा सेल आगे आएगा। तीसरे सेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इस टोटल इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करो, 2 2 6 2 6, ये टोटल होते हैं 18। और 18 जो है वो एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट का होता है, आर्गन के लिए। तो आर्गन हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक वेट W। मान लेते हैं एलिमेंट है X। अब इसका एटॉमिक वेट तो कितना है, W। एटॉमिक वेट ऊपर लिखते हैं, फिर आगे क्या बोल रहा है, एन एटॉमिक नंबर इज N। एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर N लिख दिया। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। इसके एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं जितना उसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर N है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, N, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन बॉडी वर्क्स विथ इन द pH रेंज ऑफ। ह्यूमन बॉडी का pH स्तर कितना रहता है, तो ह्यूमन बॉडी का pH स्तर रहता है 7 से लेकर के 7.8 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द हैज अबंडेंट वाइट फाइबर्स। में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर्स पाए जाते हैं। सफ़ेद फाइबर्स पाए जाते हैं टेंडन्स में प्रचुर मात्रा में। टेंडन्स क्या होते हैं, ये मसल्स और बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज वर्क नॉट डन। कौन सी एक्टिविटी में कोई कार्य नहीं होगा, तो कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू एफ डी एक्स कोस थीटा। अब इसमें से अगर तीनों में से एक भी जीरो है तो वर्क जीरो हो जाएगा। अश्विनी इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। वो खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, तो खड़ा है तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, तो उसमें कोई काम नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा।
अश्विनी इज रनिंग, अगर वो रनिंग कर रहा है तो dx डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ जीरो तो नहीं होगा, और फोर्स भी उसका कुछ न कुछ फोर्स लग रहा है तभी तो वो रन कर रहा है, तो ये भी वर्क करेगा। और अश्विनी इज वॉकिंग, इसमें भी वर्क होगा। अश्विनी इज क्लिम्बिंग ए बस, बस के ऊपर वो क्लिम्ब कर रहा है, इसमें भी वर्क होगा। लेकिन अश्विनी इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म, अगर वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो इसमें कोई काम नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए हाइपोथेटिकल प्लानेट, एक काल्पनिक ग्रह की कल्पना करते हैं जिसमें मास और रेडियस आर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ। अर्थ की रेडियस मान लेते हैं आर है, अर्थ का मास मान लेते हैं एम है, और जो हमने हाइपोथेटिकल जो काल्पनिक ग्रह माना है उसका कितना दे रखा है, उसकी रेडियस आधी है और मास कितना है, वो भी पृथ्वी का आधा है। इफ़ जी इज़ द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जी इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये बहुत बार रिपीट हो गया है सेम क्वेश्चन। द एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लानेट विल बी, तो हमने जो प्लानेट माना है हाइपोथेटिकल प्लानेट, उसके ऊपर जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप अर्थ के लिए तो जी ले लेना और उस हाइपोथेटिकल प्लानेट के लिए जी डैश ले लेना, और इन दोनों में जो है रिलेशन बनाना इस फॉर्मूले से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके और फिर कोशिश करना खुद से, तो इसका आंसर आपको मालूम चल जाएगा।